नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। आज खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे दादरी की। और दादरी एक ऐसा ज़िला है जो अभी लेटेस्ट, सबसे ये कहें कि एक तरह से नया ज़िला है। जो नई ज़िले उनमें से एक लेटेस्ट है दादरी। और दादरी वैसे तो खापों के लिए जाना जाता है, महिला रेसलर्स के लिए जाना जाता है और सैनिकों के लिए जाना जाता है। और वहाँ की मिट्टी से बड़े बड़े धुरंधर भी पैदा हुए हैं, एक तो मुख्यमंत्री भी पैदा हुए हैं। हालांकि भिवानी दादरी तो पहले एक ही था, तो भिवानी के नाम से दादरी के नाम से एक ही बात कहिए, क्योंकि वहाँ का कल्चर मिलता है। तो ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे वहाँ की राजनीति की। और 8 महीने चुनाव को हो चुके हैं और परिणाम आने के बाद अब दादरी के लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ के लोकल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथी, मेरे दोस्त प्रदीप साहू जी आज हमारे स्टूडियो में। प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है। मैं ये कहूँगा कि हरियाणा टॉक्स आज के दिन एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर यहाँ पहुँचा है जी। तो प्रदीप भाई, दादरी जो है ना, वैसे हम दादरी कभी जाते हैं तो दादरी में तो वो रोड बड़ी सबसे पहले तो वो प्रभावित करती हैं। अब तो आपके पास एक ऐसा विधायक है, बल्कि दोनों ही विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं, तो कुछ तस्वीर बदलेगी। देखियो, ये तो हम भी महसूस करते थे, पहले भी कई बार महसूस किया कि चरखी दादरी से जैसे ही आज मैं रोहतक की तरफ आया तो रोड का तो एकदम पता लग ही गया था। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दादरी और बारडा विधानसभा, दादरी ज़िले के दोनों विधायक हैं वो भी बीजेपी के सरकार के साथ हैं। तो चुनाव को हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। तो जैसे कि अब जिस ढंग से विधायक, जो अपने दादरी के विधायक सुनील सांगवान हैं, वो जिस तरह से चल रहे हैं, जो परियोजनाएं जो लेके आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विकास तो होगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक प्रेस नोट आया था, उसमें बिल्कुल विधायक की तरफ से ये बोला गया था कि भी करीब 95 करोड़ के जो रोड हैं, जो करीब 26 सड़कें हैं और एक दादरी रोहतक जो रोड है, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, उसकी कुछ चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, वो नए सिरे से वो रोड बनेगा। तो लगता है कि क्योंकि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अगर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, तो लगता है कि 1-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद सड़कों का तो बिल्कुल सुधार हो सकता है। को बजट एलोकेट हुआ है, कुछ इस तरह की बात हो रही है कि भाई दादरी के जो रोड हैं उनके लिए इतना बजट एलोकेट कर दे, ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि दादरी रोहतक रोड है, इसके करीब 37.5 करोड़ रुपए बजट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है, कभी भी वो काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो 26 सड़कें हैं उनका भी बजट हो चुका है, टेंडर भी लग चुके हैं, प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। अभी आजकल में वो टेंडर खुलने भी वाले हैं, वो खुलने के बाद में लगता है कि कुछ आगामी दिनों में उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा प्रदीप भाई, ये बताओ कि अभी दादरी की मुख्य समस्याएं क्या हैं? रोड तो एक बात हुई, उसके अलावा क्या क्या समस्या? बिल्कुल, दादरी की सबसे मुख्य जो थी दादरी की सड़कों का था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो बजट मंजूर हुआ है उससे लगता तो है कि भी सुधार होना है। और इसके अलावा सीवर और एक जल भराव, क्योंकि पिछले कई सालों से, मैं इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, दादरी में देख रहा हूँ, यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भरता था। कुछ दिन से अभी जो देख रहे हैं टेम्परेरी कुछ किया ज़रूर है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो 3 से 4 फीट पानी भरना, बाज़ार बंद रहना, बहुत बड़ी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं बहुत दिक्कत हो रही थी। सीवर का पानी घरों में, यानी कि पुरानी यहाँ पर जो पाइपलाइन थी वो घरों में गई हुई हैं उस टाइम के, और आज के टाइम पे जो लाइनें दबी थी, तो उस चीज़ का प्रभाव तो है। और अब देख रहे हैं, हाँ भी चाहे इन्होंने टेम्परेरी किया हो कुछ ना कुछ, बारिश होने के बाद में जल भराव की स्थिति तो है नहीं, लेकिन इसका स्थायी समाधान करना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि दादरी के लोगों को है ना, पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि पेयजल के लिए अलग से जल घर और अलग से तालाब वगैरह जो बन भी रहे हैं, अलग से बजट भी बता रहे हैं कि भाई सरकार के द्वारा ये आया है कुछ, लेकिन तब माने जब तक लोगों के पास पानी पहुँचे है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, तब ये पता चल पाएगा कि भी कितनी जो समस्या थी वो
कितना सुधार हुआ है। तो आप वैसे देखा जाए ना, आपने दो बातें बताई हैं और दोनों ही जेन्युइन समस्या, लेकिन कितनी विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो जल भराव की समस्या, दूसरी तरफ पानी ही नहीं है, क्योंकि दादरी के इलाके को ड्राई लैंड कहा जाता है कि यहाँ पानी का जो वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी आया नहीं, वो सब घरों में घुस गया। तो आपको एक ध्यान हुआ, आपने एक बीबीसी के लिए एक स्टोरी की थी कि कितने हजार एकड़ ज़मीन है जो सेमग्रस्त है। जी, जी। उसके बिजाई नहीं होने से देखो किसानों का कितना नुकसान होता था, कितना ये हुआ। तो आपने वो स्टोरी लगाई थी। अब इस बार पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री द्वारा भी घोषणा की गई थी और ग्राउंड लेवल पर भी काम हो गया कि जो खेतों का जो पानी है, जहाँ सेम की समस्या, उसको ड्रेनेज के माध्यम से निकालने का पाइपलाइन दब रही हैं और ये क्लियर होगा, उसके बाद में ये चीज़ तो यहाँ लगता है कि जो सेमग्रस्त है वो हो जाएगी। लेकिन सीवरेज की जो दादरी शहर की मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, कहीं लीकेज होती है, कहीं जो कैपेसिटी है वो कम है, तो उसके लिए स्थायी अगर प्रबंध होता है तो ये यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। अच्छा प्रदीप भाई, ये बताइए कि अब दादरी को पहली बार बीजेपी का विधायक मिला है, उससे पहले इंडिपेंडेंट थे सोमवीर सांगवान जी जो पंचायती कैंडिडेट है, उससे पहले मतलब जब भी रहे हैं लोक दल के थे, राजदीप फोगाट थे, फिर यहाँ अलग अलग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई न रहा। तो इस बार पहली बार बीजेपी का रहा है, और वो भी सरकार में तीसरी बार। तो लोगों में, और जो आपके विधायक हैं सुनील सतपाल सांगवान, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो कैसे बंदे हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो उनसे ना, आशाएं बहुत है लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो दादरी के निवासी हैं, हर बच्चे की ज़ुबान पर ये था कि भाई यहाँ किसी ने अगर काम करवाया है तो वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी थे। सतपाल सांगवान जी का नाम आते ही सीधा बिल्कुल लोग बोलते हैं हाँ भाई काम करवाया है। हालांकि सुनील सांगवान विधायक बने हैं, नए बने हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। पिताजी के द्वारा इतने चुनाव लड़े गए, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं पिताजी से सीख मिली है, उनसे प्रेरणा लोग तो ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे यही चुनाव संभालते थे, ऐसा लोग कहते हैं, हमें नहीं पता। देखो वो तो इनका अपना होगा कुछ, या जो संभालते थे या नहीं संभालते थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो सीखा है, उनसे प्रेरणा तो ली होगी। कहीं ना कहीं ये तो देखा होगा कि भाई पिताजी कैसे काम करते हैं, वो तो एक्सपीरियंस है। तो लगता है कि कुछ प्रशासनिक जो इनका एक्सपीरियंस रहा है कि भी कैसे लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, कैसे उसका निपटान किया जाता है। और अब जिस तरह से मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ रोज़ाना खुला दरबार लगाना है, मुख्यमंत्री जी से जाके मिलना है, अधिकारियों से मिलना है, काम के प्रति आज भी वो उठते बैठते वहीं। मैं ये कहूँगा कि सतपाल सांगवान जी की दूसरी मूर्ति हैं। क्यों है? इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि ये जो विधायक जी अपने काम के प्रति इतने गंभीर होते, एक एक चीज़ अपने खुद नोट करते, किसी पर वो नहीं होता, किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाते अपने खुद। मैंने देखा है कि भी यहाँ से अगर मान ले 5 बजे फ्री हुए तो चंडीगढ़ की तरफ भागे, उठते ही वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के पास, OSD के पास जाना, CMO ऑफिस में जाना, वहाँ से काम करवाना, या फिर दिल्ली में जाना केंद्रीय मंत्रियों से मिलना। तो लगता है ऐसा कि भी आगे ये कुछ सुधार होने की उम्मीद है। अच्छा, पिछले जब इन्होंने चुनाव जीता तो जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी जो थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गई, मनीषा सांगवान, उन्होंने कोर्ट में भी एक केस उनके ऊपर दायर कर रखा था कि जो भी है उसे चुनाव से संबंधित है, उसका क्या स्टेटस है अभी? देखिए, चुनाव दादरी का जो चुनाव था इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर का था, बिल्कुल कम अंतर से हार जीत का रहा था। जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद में जो कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान, उसके द्वारा कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी, केस दायर भी किया गया था, लेकिन वो मार्च महीने में ही डिसमिस हो गया है। क्योंकि जो वकीलों से मेरी बातचीत हुई, उनका जो ऑर्डर्स भी देखे मैंने, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा था कि मनीषा सांगवान द्वारा विड्रा किया गया है, जिसके कारण कोर्ट द्वारा ये जो
दायर किया गया था मनीषा सांगवान ने, जो कि हार इसके चुनाव परिणाम को लेकर, तो उसको बिल्कुल डिसमस कर दिया गया था। अच्छा, उन्होंने खुद ने ही याचिका जो है वो विड्रॉ कर ली है? बिल्कुल, तो क्या उसमें जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट रूप से बिल्कुल मेंशन भी है उसमें। हाँ मैं आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा जी, वो मेरे हम पास। लगा भी देंगे ऑर्डर जब एडिटिंग के में, ताकि लोग भी देख सकें। तो यानी कि जो मनीषा सांगवान ने सुनील सतपाल सांगवान के चुनाव जीतने के बाद शायद कुछ गड़बड़ के आरोप के चलते या शक के चलते, शक के चलते नहीं, गड़बड़ के आरोप लगाए गए थे उसमें। बिल्कुल जो वकीलों से जो मेरी बातचीत हुई उनका ये बताया गया था कि भी जैसे कि ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाए गए थे, वोटिंग के आरोप लगाए गए थे, भाई तो अब जो उन्होंने बैलेट खुद पेपर ही की जो विड्रॉ कर काउंटिंग लिए है अपनी। वो आरोप इस तरह के लगाए गए थे और खुद ही विड्रॉ कर लिया। तो हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो चुनाव जैसा जो ना बड़ा संवेदनशील तो मुद्दा होता है, बहुत कुछ स्टेक पे होता है और एक तरह से ये ईगो की लड़ाई भी होती है। बिल्कुल। और जब चुनाव हार जाते हैं दुख तो बहुत होता है। हो सकता है कई बार मतलब Aggressive भावुक हो गए, होकर के भावुक कई हो बार गए। कोर्ट केस या जो भी उस समय समझ में आता है। खैर कुल बाद मिला में के उसको पता लग गया होगा कि भाई ये तो बिल्कुल क्लियर देखो, है, हाँ, झूठा होगा, देखो, इसलिए उसने विड्रॉ किया न्यायालय होगा। में तो मेरिट पे केस चलेगा बिल्कुल चलेगा। और चलना भी चाहिए, इसीलिए शायद बिल्कुल। न्यायालय है। तो ये और बताइए कि आपके वहाँ एक सीसीआई सीमेंट की भी बहुत पुरानी डिमांड है, जैसे कि आपने बताया कि मैंने वहाँ बीबीसी स्टोरी की, मैं वहाँ उससे भी पहले ट्रिब्यून में ट्रिब्यून में दा काम करता ट्रिब्यून में था आपने और दादरी लगाई भी में थी। वो सीमेंट की फैक्ट्री की भी और बहुत लोगों की डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसका स्टेटस क्या है? देखिए, हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जैसे कि अपने हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा है, ऐसे ही चरखी दादरी में सीसीआई का मुद्दा है। और सीसीआई को लेकर हालांकि तत्कालीन जो मंत्री अपना सतपाल सांगवान जी थे, उस टाइम पर कांग्रेस सरकार में कुछ इस तरह का हैंड ओवर करने की भी बात आई थी कि हरियाणा सरकार को वो मिल जाए। शायद वो बात कुछ चली थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। और पिछले दिनों हुई, शायद 1-2 महीना पहले ही विधायक सुनील सांगवान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे। एक वो लेटर भी सामने आया था कि मुख्यमंत्री जी द्वारा सीतारामन को कोई लेटर भी लिखा है और इसमें सीसीआई में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई औद्योगिक क्षेत्र या कोई कुछ आएगा। हाँ, तो इसके लिए इस बार कुछ उम्मीद ज़रूर जग रही है कि भाई कुछ ना कुछ समाधान होगा। अच्छा, दादरी के लोगों को कोई हिस्सेदारी की भी आशा है कि भाई सरकार में जब कभी रीशफलिंग होगी तो हमारे विधायक को मंत्री बना देंगे? क्योंकि भाई देखो, काम तो तभी होंगे जब हमारे मतलब विधायक में ताकत होगी, हाथ में ताकत होगी। देखो, इतने साल से पत्रकारिता करते हुए मुझे हो गया है, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, लोगों की जो है ना सोच, वो इस टाइप की होती है। कोई एक विधायक भी बन गया तो लोग उससे आस करने लगेंगे एक मंत्री के लेवल की उनकी समस्याएं दूर हो। अगर कोई मंत्री भी है तो उससे आस करेंगे मुख्यमंत्री तक की, इस तरह की भाई सोच भाई मुख्यमंत्री लेवल का कोई काम हो वो हो। ये तो पार्टी है, इसमें चाहे कुछ हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि भी शायद उनके हलके का कोई विधायक, उनके हलके का जो विधायक हो मंत्री बन जाए। कुछ दिन पहले भी कुछ इस तरह की चर्चाएं चली थी, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कुछ इस तरह का है। कुछ चेयरमैन नहीं, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना हाथ में। तो ये तो देखो, चेयरमैन ही पिछले दिनों कई चेयरमैन वो घोषित भी किए गए हैं सरकार द्वारा, तो होना चाहिए था, तो शायद हो जाता अब तक। तो नहीं, मुझे तो मेरे पास जो सूत्रों से जानकारी है कि शायद चेयरमैन तो आपके विधायक को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, यही मुझे भी सुनने में आ रहा था ये चीज़, तो कि अभी शायद कुछ बड़ा मिले, लेकिन क्या है कि आपके इलाके से मंत्री श्रुति चौधरी को बना दिया गया, क्योंकि बिल्कुल। भिवानी दादरी एक ही एरिया है। बिल्कुल। तो और वो फिर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं, तो शायद वो तो को राजनीति में तो कई चीज़ें मायने रखती हैं। बिल्कुल है। और बनाने को बीजेपी तो पहली बार फर्स्ट टाइम एमएलए मनोहर लाल को भी मुख्यमंत्री बना बिल्कुल बना दिया गया जब था। बनाने को आएगी तो पता नहीं किसको क्या हो सकता है किसकी यहाँ पर लॉटरी खुले, हो सकता है लॉटरी खुल भी जाए, मंत्री की भी लॉटरी खुल सकती है कि भाई मंत्री भी बन सकते हैं, या फिर भाई वैसे भी रह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कोई भी जनप्रतिनिधि विदाउट फीत, कोई भी तगमा नहीं हो और काम करवाने का अगर जज्बा होगा तो हल्के में काम करवा सकता है। और लोगों की जो समस्याएं हैं धरातल पर अगर किसी को पता लगता है और उसका समाधान होता है तो
सबसे बेस्ट वही जनप्रतिनिधि होता है। नहीं तो वैसे मंत्री का टैग लग गया और काम कुछ करना नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा प्रदीप भाई, ये और बताइए कि ये तो हो गई विधायक की बात। अब बात करते हैं विपक्ष के जो मनीषा सांगवान है, प्रत्याशी रही हैं, चुनाव हारने के बाद क्या वो उतनी एक्टिव है? क्योंकि मेरी नॉलेज ये है कि वो काफ़ी समय से दादरी में बहुत सोशली एक्टिव थी, कोशिश करती थी हर प्रोग्राम को अटेंड करे, अपनी प्रेजेंस दिखाएं, और हुड्डा दरबार में भी उनकी पूरी हाजिरी रहती थी। 8 महीने से मनीषा सांगवान एक्टिव हैं दादरी में। देखिए, चुनाव से पहले तो मैंने भी देखा उन्होंने मनीषा सांगवान फाउंडेशन नाम से संस्था भी चलाई थी और सामाजिक काम भी किए थे कई सालों से, 7-8 सालों से। चुनाव से पहले मैंने देखा है इस तरह का चीज़ था। लेकिन चुनाव हारने के बाद हालांकि उनको करीब 63,500 वोट मिली हैं, कोई कम नहीं है, अंतर भी इनका बिल्कुल बहुत ही कम है। तो चुनाव के बाद में पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें आते हैं, शिरकत करती हैं, लेकिन जो एक विपक्ष की भूमिका के रूप में जो मुद्दे जो उठाने चाहिए जनप्रतिनिधि के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, कोई धरना प्रदर्शनी और कुछ इस तरह की एक्टिविटी मुझे तो दिखाई दी नहीं। क्योंकि मैंने कई पार्टी के जो कार्यक्रम उनमें ज़रूर देखा है। और रही बात भाई, वो तो सामाजिक रूप से एक भाई इधर उधर वो तो आना जाना वो तो लगा ही रहता है, लेकिन एक्टिविटी जो पहले थी थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि अभी 8 महीने ही हुए हैं, तो भाई साल 2 साल 1.5 साल तो दिया जाए, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए विधायक, वो ये ना कह दें कि भाई मुझे समय तो दिया ही नहीं गया, अभी मैं नया नया हनीमून पीरियड चल रहा है। तो साल 1.5 साल का पीरियड तो हनीमून पीरियड विधायक जी को देना भी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तो ये तो अगर नहीं करवा पाते हैं देखो, फिर तो विपक्ष का जो बिल्कुल है, क्योंकि जिस ढंग से अब विधायक जो काम कर रहे हैं या फिर जो घोषणाएं हुई हैं या फिर बजट मंजूरी की बात चल रही है, वो जिस टाइम पे अगर धरातल पर लागू होगी तो ये कामयाब हैं, नहीं तो विपक्ष फिर आवाज़ उठाएगा। आपके वहाँ से रण सिंह मान जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बहुत प्रेस नोट या उनकी बहुत वॉइसेस आती हैं, आखिरकार वो इतना गुस्सा या वो इतने कड़वा अनुभव उनका क्या है, उनकी गरज क्या है? देखो, रण सिंह मान बहुत ही पुराने नेता हैं और सम्माननीय हैं, बुजुर्ग भी हैं, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और वो एक्टिव भी हैं कांग्रेस में। उनके बेटे राजू मान भी एक्टिव हैं, जिला अध्यक्ष के लिए अभी जो फार्म भी अप्लाई किए गए थे उसमें भी राजू मान ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। और इस बार मैंने कांग्रेस में एक बात और देखी है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो टिकट के दावेदार थे ना, ऐसे ही यहाँ पर जिला अध्यक्ष के दावेदार 42 दावेदार। अच्छा। दादरी जिला अध्यक्ष पद के लिए 42। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में 2-3 नाम कौन है? राजू मान का जैसे अपना नाम लिया, मुख्य 2-3-4 नाम। अनिल धनखड़ हैं। अच्छा। एक सुशील धानक हैं और भी कई ऐसे हैं जो इस दावेदारी में हैं। तो रण सिंह मान जी खुद भी हैं या उनके नहीं, बेटे? रण सिंह मान के बेटे राजू मान हैं। यहाँ से कोई पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष। अच्छा, हुड्डा साहब के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, मान साहब काफ़ी स्टेटमेंट देते हैं कि बाबू बेटे ने ये कर दिया, ये अपनी चलाई, शायद वो टिकट मिलने को लेकर शायद नाराजगी उनकी। हाँ, वो इस बात के लिए नाराज थे क्योंकि बारडा विधानसभा क्षेत्र में वो बाहरी कैंडिडेट लोहारू के पूर्व विधायक थे, उनका दी गई, तो उस चीज़ से तो नाराज़गी है ही कहीं ना कहीं। और अब मैं पिछले कुछ दिन से देख भी रहा हूँ कि कुमारी शैलजा भी उनके घर पर आई थी। तो पहले कभी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते थे, काफ़ी करीबी माने, बिल्कुल करीबी माने जाते थे। इनका जो मीडिया था वो भी ये संभालते थे, लेकिन अब चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं दूरियां तो दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से शैलजा भी इनके घर पर आती हैं या फिर इनकी जो गुटबाजी के चलते उन्होंने गुट बदल लिया। बिल्कुल, एक समझे आप यही कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चलें तो बीजेपी में सुनील सतपाल सांगवान तो विधायक बन गए, लेकिन यहाँ से टिकट की दौड़ में बबीता फोगाट भी थी। अब बबीता फोगाट पिछले 8 महीने से, क्योंकि टिकट मिलने के बाद अब पिछले 8 महीने से एक्टिव नज़र आती हैं, कहीं आती जाती हैं। बबीता फोगाट कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है, किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा। हालांकि टिकट से पहले कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करती थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने चरखी दादरी में 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुँचे हैं। कोई मंत्री आता है उसमें, या कोई पार्टी का जो
कार्यक्रम होता है उसमें भी मुझे बबीता फोगाट है वो दिखाई नहीं दी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो संगठन की या फिर केंद्र स्तर पर की वो कोई राजनीति करती ट्वीट है। वगैरह तो उनके आते रहते हैं कुछ ना कुछ फेसबुक से या ट्वीट ट्विटर। आते रहते हैं, वो चीज़ तो हाँ, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो वो चीज़ नहीं है बिल्कुल। जी। अच्छा, ये खापों का जो आप, क्योंकि आपका एरिया खापों का एरिया कहलाता है, दादरी में सांगवान खाप है, फोगाट है, फोगाट खाप हवेली है, सत्यगामा तो है। अभी अपने दादरी एरिया की खापें क्या कर रही हैं? कोई सोशल मुहिम चला रही हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा लेके आ रही है, क्या कर रही हैं आजकल? देखो पहले जो खापे थे उसमें जो काम करती थी और आज के दिन जो खापों के प्रतिनिधि बहुत रात दिन का अंतर। सबसे बड़ी बात तो इसमें जो राजनीति की जो एंट्री हुई है उसके बाद से तो मैं ये मानता हूँ खापों का सिर्फ और सिर्फ नाम है। जो सामाजिक काम जो फैसले लेते थे, जो होते थे खाऊं, वो चीज़, क्योंकि सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान विधायक थे, विधायक भी और खाप के प्रधान भी, वो एक्टिविटी खाप के प्रति नहीं रही उनकी जो होनी चाहिए थे। फोगाट खाप थी, फोगाट खाप के पूर्व प्रधान बलवंत नंबरदार थे, उन्होंने टिकट की दौड़ में प्रधानी छोड़ दी। उसके बाद में फोगाट खाप दो फाड़ बन गई। और शिवरान खाप 84 थी, उसमें से 25 का अपने दादरी में कुछ है, लेकिन वो भी आज के दिन इतनी एक्टिव नहीं है। वैसे दिखावा चाहे कुछ भी हो, लेकिन खापों की जो भूमिका पहले होती थी और राजनीतिक जो एंट्री हुई है, राजनीतिक तौर पर किसी से जुड़ते हैं, चाहे कोई भी जुड़ जाए किसी से भी, उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि भी खापे जो चीज़ करनी चाहिए, जो फैसले आज के दिन बहुत से वो भी है, खापों के फैसले भी बहुत कम मानते हैं लोग। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खापों ने बढ़िया काम भी किया था, लेकिन आज के दिन खापों में वो चीज़ नहीं रही जो होनी चाहिए। आजकल के जो हरियाणा पे मुद्दे चले, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी ग्रुप सी की अभी भर्तियाँ कुछ वैकेंसी जो कैंसिल की गई थी, फिर अग्निवीर वाला मुद्दा है, ये दादरी में भी पूरा रेलिवेंट है, लोग परेशान देखो हैं। बेरोजगार हैं वो तो रेलिवेंट तो ज़रूर रहेगा भाई। इस बात को लेकर युवाओं में है कि भी जो आस थी, अपनी तैयारी कर रहे थे। अब देखो पहले भी अग्निवीर का था, उसका भी लोगों में था ऐसा, धीरे धीरे वो लोग भूल गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बेरोज़गारी है, जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी आस कहीं ना कहीं तो है कि भी सरकार कुछ वैकेंसीज निकाले किसी भी उसमें, और वो उसमें वैकेंसी का हिस्सा तो बने कम से कम। भाई मिलती है या नहीं मिलती वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी को लेकर जो बच्चे इतने दिन से अपनी तैयारी कर रहे हैं और एकदम कैंसिल की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो देखो मन में उनका ये तो है, ठेस तो पहुंची है। मतलब वो जो सारे हरियाणा में स्थिति है वो सेम स्थिति दादरी में, सेम स्थिति बिल्कुल। और अब थोड़ा बारडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि दादरी का हिस्सा है। बारडा में जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के उमेद पातुआस, बिल्कुल। उनकी क्या परफॉर्मेंस है? देखिए उमेद पातुआस की यहाँ बारडा विधानसभा क्षेत्र में एक बिल्कुल शरीफ नेता के रूप में, क्योंकि उन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था और विधानसभा का भी लड़ा था, हालांकि वो निर्दलीय लड़ा था। उन्होंने करीब उस टाइम पे 25,000 के आसपास उनको वोट मिली थी। अब लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन असल बात क्या है कि लोग तब मानेंगे नेता जब उनके क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा तो नेता मानेंगे। हालांकि कुछ से अनेक योजनाएं हैं, पाइपलाइन में हैं, जिस टाइम पर धरातल पर विकास होगा तो लोग उनको ये मानेंगे। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की है। डार्क जोन घोषित किया हुआ है यहाँ पर, सरकार द्वारा घोषणा तो कर दी गई भाई ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात है, तो बहुत से भारतीय किसान यूनियन है, संगठन है, सक्रिय है, वो भी उठाते रहते हैं। आज भी बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन हैं नहीं मिले हैं। कुछ से यहाँ पे देखो आर्मी के एक्स सर्विसमैन के लोग भी हैं यहाँ, रेस्ट हाउस हो, कैंटीन हो, कुछ ऐसी ये भी डिमांड। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही राजनाथ से ये मिल के आए थे सुनील सांगवान और उमेद पातुआस, इकट्ठा वो रिलीज भी हुआ था। उन्होंने अपने अपने डिमांड भी रखी थी। डिमांड रख रहे हैं ठीक है, लेकिन लोगों की आस क्या है कि विकास होगा तो दिखाई देगा। तो नैना चौटाला से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक समय बाद ना एक लोग पिछले जो विधायक रहे उनसे कंपैरिजन करते हैं, भाई इससे तो बेटर नैना ही ठीक थी, या फिर नैना से तो कम से कम ठीक है। देखो नैना चौटाला बारडा से विधायक रही, उनको सुपर सीएम, डिप्टी सीएम भी बोलते थे, क्योंकि दुष्यंत की माता जी,
और उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, कुछ से परियोजनाएं की, लोगों की आस इतनी बढ़ गई थी कि डिप्टी सीएम की माता और मुख्यमंत्री लेवल की तो यहाँ समस्याएं हैं जो वो दूर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं तो वही बात है कि भी कुछ नहीं करवाया काम। हालांकि कोई भी विधायक होता है, सरकार में होता है, वो अपने क्षेत्र में विकास करवाने की भागदौड़ जरूर करता है, लेकिन उससे अभी फिलहाल कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि अभी 8 महीने हुए हैं। हुए हैं। मतलब तो जो बारडा एरिया है, बारडा एरिया की जो समस्याएं हैं उनमें जैसे आपने सुनील सांगवान जी की कुछ गिनवाई विधायक की, तो वहाँ भी कुछ परियोजनाएं हैं जो उन्होंने मतलब पाइपलाइन में है या होने वाली हैं या बजट अलोकेट हो गया है, या भी वहाँ कुछ ऐसा? बारडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिंग रोड के बाईपास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एक उपमंडल स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि एक उपमंडल का, हालांकि अब तो बन गया है वो तो मिनी सेक्रेटरीट, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की जो लोगों की बिजली की समस्या है। क्योंकि ज़मीन से 300-400 फीट के नीचे पानी है, ये लगे हुए हैं, कुएं लगे हुए हैं नीचे धरातल से पानी, तो बिजली तो चाहिए कि यहाँ। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि गांव की जो कनेक्टिविटी है वहाँ पर व्हीकल्स की, ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ स्कूल कॉलेजों में जो जाती हैं लड़कियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, कई बार तो रोड भी जाम भी करते हैं, देखा हमने। वहाँ ट्रांसपोर्ट की है ना समस्या, बिल्कुल समस्या है कि वहाँ जो बसों का आवागमन बहुत ही कम है, दूरी ज़्यादा है, पैदल भी सफ़र, इस टाइम पर पैदल सफ़र करते हैं। तो मतलब मुद्दे बहुत सारे हैं और विधायक जी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि दादरी डिपो था, इसका सब डिपो लोहारू को भिवानी से एडजस्ट कर दिया गया है। तो सिर्फ डिपो सब डिपो अगर बारडा में बन जाता है तो वहाँ पर रोडवेज का सब डिपो बनता है, वहाँ से कनेक्टिविटी जो है बसों की आपस में, बसों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को मिल सकती है। तो ये भी एक इस तरह का, अगर मान लें सब डिपो भी बनता है या फिर दादरी डिपो में ही बसों की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका स्थायी समाधान हो सकता है। और जो एक पूरे प्रदेश में एक और समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे शराब कारोबारियों को धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है, दादरी डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है? दादरी में पिछले दिनों एक धमकी का तो आया तो था, केस भी दर्ज हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे पंकज गुज्जर, रणकोली गांव से, उसको भी धमकी मिली थी कि भाई ठेके नीलामी के लिए आप टेंडर ना लगाएं, इस तरह की चीज़ थी। केस भी दर्ज हुआ था, हमला भी हुआ था उस पर क्राइम के। हालांकि अब वो सारे पकड़े जा चुके हैं। इस क्षेत्र का एक बड़ा बदमाश बताते थे पवन बोंदिया, उसको भी 2 दिन पहले ही पुलिस ने ये पकड़ लिया गया है। लेकिन इतना क्राइम जो हम सोचते हैं दूसरे ज़िलों में जो चल रहा है, उस तरह का क्राइम हमारे यहाँ नहीं है, अभी बचे हुए हैं। और जो अभी आपके विधायक है, जब उनको टिकट मिली तो जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तो एक बात कही थी पहले 2-3 दिन में ही कि भाई जितने भी बदमाश हैं दादरी में नहीं बचेंगे, और दादरी में रहेंगे तो बंदा बनकर रहेंगे, नहीं तो बाहर नहीं। तो आपको लगता है कुछ कंट्रोल किया है? देखो, ये जिस तरह पुलिस ने जो कार्रवाई की गई है, भाई एक युवा नेता को धमकी मिली, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई, तो इतनी छोट मोट तो चलो ये घटनाएं होती रहती, लेकिन वो बदमाशी की जो एक गैंगवार की जो बात होती थी, जो पहले हमारे यहाँ पर गैंगवार अच्छी थी, बाबा गैंग था, यहाँ साउवासिया गैंग था, प्रदीप कासनी गैंग था, पवन बोंदिया था, लेकिन वो गैंगवार वाली बात अब बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं मानते हैं कि भी विधायक द्वारा वही पुलिस के ऊपर कुछ इस तरह का किया गया हो कि भाई बदमाशों को करो। क्योंकि पिछले कुछ दिन से काफ़ी पुलिस ने भी अभियान चलाया था, तलाशी अभियान भी चलाए थे, तो लगता ये है कि भी विधायक की सोच कहीं ना कहीं आगे चल रही है। तो ये थे हमारे साथ दादरी से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप साहू, और प्रदीप साहू जी से हमने ना सिर्फ दादरी की बल्कि प्रदेश स्तर पर जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनका दादरी में क्या असर है, जैसे युवाओं का रोज़गार का मुद्दा है, दादरी की लोकल समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हर बात की और प्रदीप भाई ने हर बात का बेबाक जवाब दिया। लेकिन अभी नई सरकार बने हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं, अभी कोई भी चीज़ कंक्लूड करना बहुत जल्दबाजी होगी।
फिर हम एक गैप के बाद प्रदीप भाई को दोबारा से स्टूडियो में बुलाएंगे और इनसे फिर दादरी, भिवानी और बारडा उस तरफ का अपडेट लेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रदीप भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सत सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार।